मैं कहता हूँ हमारी देश में भी ये हिंदुत्व की जो कंसेप्ट है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें उलझन नहीं आएगी। आज हम कितनी सफाई दे रहे हैं CAA और NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये क्या देने की क्या ज़रूरत है? मैं ये पूछने चाहता हूँ कि कितने देश हैं जो मुस्लिम देश हैं दुनिया में? 51 देश हैं और 51, और हमारे देश तो एक ही है जो हिंदू को शरण दे सकती है। हमने देख लिया था जब जोमो केन्याटा और ईदी अमीन ने सारे भारतीयों को भगा दिया था। वो भारतीय नहीं थे, उनके पासपोर्ट ब्रिटिश पासपोर्ट थी। जब ये सब स्वाधीन हुए तो उन्होंने ब्रिटिश पासपोर्ट ली थी और उनको सबको कह दिया कि तुम निकल जाओ, और उनको ब्रिटेन ने कहा कि हम नहीं लेंगे आपको। उन्होंने कहा हमारी सिटीजनशिप है ब्रिटिश सिटीजनशिप, हमारी पासपोर्ट ब्रिटिश है, तो आप कैसे नहीं लोगे? तो ब्रिटेन ने कहा कि हम प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस भी देखना होता है, हमारी देश इतनी छोटा है, इतने लोग आएंगे तो कहाँ हम फिट करेंगे, तो इसलिए आपको नहीं लेंगे। तो आखिर में उनको सबको भारत में आना पड़ा। तो जब एक ही देश है दुनिया में जो हिंदू को शरण दे सकती है, जो हिंदू के नाम पर जो जिनके साथ विश्वासघात होता है, उनके साथ यातनाएं होते हैं, वो आए भागेंगे इस कारण से कि उनके जो वो धर्म के आधार पर जो उनके ऊपर जो आक्रमण हो रहा है उससे बचकर आते हैं, उनको कौन सा देश जा सकते हैं? वो हमारे हिंदू देश हैं। तो इसमें संकोच क्यों करना है कि हिंदू आएगा तो नागरिकता मिल जाएगी, मुस्लिम आएगा तो उसके लिए तो 51 देश हैं उसमें जा सकते हैं, और यदि वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ऐसे हैं, तो उनके इंटरव्यू होने के बाद उनको भी ले सकते हैं सेक्शन 6 सिटीजनशिप एक्ट के अनुसार। तो इसमें हम सेक्युलर हैं, हम सेक्युलर हैं, ये अभी आया नहीं, ये सब किसी को भ्रम में नहीं रखनी चाहिए। हमारी जो अस्मिता है इसमें कोई संदेह नहीं हो सकती है, उसके अस्मिता के बिना फॉरेन पॉलिसी कोई समझेगा नहीं, और सब लोग इस तरफ उस तरफ अब हमें प्रवचन करेंगे। आज CAA पर कितना प्रवचन मिल रही है, चाइना को प्रवचन देते हैं, वहाँ वो सारे मुसलमानों को, बच्चों को लेकर 2000 किलोमीटर दूर उत्तर चाइना में हॉस्टल में रख रहे हैं। माता पिता को मिल नहीं सकते बच्चे, और उनको शिक्षा दे रहे हैं, और उनको एक चाइनीज़ आइडेंटिटी दे रहे हैं, चाइनीज़ अस्मिता दे रहे हैं। तो उसके बारे में कोई बोलता नहीं है। और ये भी कहा है कि जो 60 साल से कम उम्र के हैं वो दाढ़ी नहीं रख सकता, और चाइना में जो मुसलमान है वो दाढ़ी यानी 60 साल से कम है तो रख नहीं सकता, और हज में जाना है तो 60 साल से ऊपर होना चाहिए। ये क्योंकि आप छोटे उम्र के होंगे, जाएंगे तो ब्रेन वॉश होकर आएंगे, तो इसलिए चाइना ने उस पर प्रतिबंध लगा दी। पोलैंड ने कह दिया कि हम सबको हमारे देश में आने देंगे पर मुसलमान को नहीं आने देंगे, पब्लिकली उन्होंने डिक्लेयर किया, कोई बोलता नहीं है। अब हंगरी भी कहता है कि हम भी ऐसे ही करने वाले हैं। जर्मनी में ये डिस्कशन चल रही है, फ्रांस में ये डिस्कशन चल रही है। हमारे देश में हमें कोई दिक्कत नहीं है मुसलमान इस देश में रहें, परंतु उनकी बात, वो जो असली बात है, जो DNA की बात है, उसको माननी चाहिए। तो उस समय उसके बाद हमारी फॉरेन पॉलिसी भी ठीक होगी। और मैं कहता हूं कि कोई मुसलमान देश नहीं है इस पर विद्रोह करेगा। मैंने देखा कि जब ये राम मंदिर के विषय पर मैंने सऊदी अरेबिया से बात की थी, ईरान से बात की थी, वो सब कह रहे थे हम तो मस्जिद तोड़ते हैं, ये कहा तुम हिंदुस्तान में मस्जिद को भी मंदिर बना दिया, ये मुझे उन्होंने कहा। तो मैंने कोर्ट में भी ये पेश किया कि कौन सा मुसलमान देश है जहां मस्जिद को नहीं तोड़ते हैं। और सड़क बनाने के लिए टर्की ने तो कह दिया हाईवे जो है वो नेशनल प्रायोरिटी है, मस्जिद तो कहीं भी बन सकती है। तो ये हमारी जो दृष्टिकोण बिगड़ गई थी उस खिलाफत मूवमेंट से, जो सावरकर ने वार्निंग की थी, उसको हमें आज याद रखना चाहिए। आज मैं ये कहता हूँ कि सावरकर जी ने तिब्बत के बारे में भी सावधान किया था हमें कि तिब्बत की आप उस तिब्बत को यानी चाइना ने आकर ले लिया है, तो उन्होंने आपने तो उसके स्वागत की। आपको आश्चर्य होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या नहीं किया है हमारे देश के साथ, कई चीज़ें बाहर आई नहीं है। 1949 अक्टूबर में माओ सेतुंग ने झंडा फहराया बीजिंग में और अपने को प्रेसिडेंट घोषित किया। तो उस समय शंघाई शेख की सरकार UN सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर थी। 1945 में जब UN सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस बनी, उस समय 5 देशों को चुना गया, और उसमें चाइना जो थी शंघाई शेख की, उसको उन्होंने परमानेंट मेंबर बनाया था। और रूजवेल्ट ने सवाल उठाया था कि इंडिया भी एक बहुत बड़ा देश है, उसको भी बना सकते हैं। तो चर्चिल ने कहा नहीं, ये तो हमारे कॉलोनी है, इसको आप नहीं बना सकते हो। तो हम कॉलोनी नहीं होते तो उस समय हम बन जाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। परंतु 1950 में अमेरिका ने चाइना को एक्सपेल कर दिया सिक्योरिटी काउंसिल से, और कहा कि ये तो कम्युनिस्ट हो गए हैं, तो हमारे इसमें कैसे आ सकते हैं, तो उनको निकाल दिया था। और जॉन फॉस्टर डलस ने उस समय विजय लक्ष्मी पंडित आ गई थी,
मॉस्को छोड़कर वाशिंगटन में एम्बेसडर, उसको कहा कि आप इस सीट को अब ले सकते हैं, आप स्वाधीन हो गए हैं, तो आपको सिक्योरिटी काउंसिल सीट हम ऑफर करते हैं। तो आपको आश्चर्य होगा कि विजय लक्ष्मी ने अपने भाई को बताया कि ऐसा ऑफर दिया, मैं क्या करूं? तो भाई ने कहा तुम्हें कुछ फॉरेन पॉलिसी कुछ समझ में नहीं आती, तुम इसमें मत पढ़ो, मैं डील करूंगा। और उन्होंने अमेरिका को ऑफिशियली बताया, जो अभी डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स आई हैं उसमें है, अमेरिका को बताया कि दिस सीट बिलोंग्स टू चाइना और हम चाइना के लिए वकालत करेंगे। और 1951 की जनरल असेंबली, हर साल जो जनरल असेंबली होती है सितंबर में, हमारी भारत सरकार की जो प्रतिनिधि थे वो जाकर कहते थे ये जो सीट है ये चाइना को देना चाहिए। और 1962 के बाद भी हम ऐसा भाषण देते रहे। 1972 में चाइना और अमेरिका के रिश्ते सुधर गए, तो अमेरिका ने कह दिया कि इंडिया का हम प्रपोजल मानते हैं और दे दिया उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल। आज हम भीख मांग के सब देश घूम रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल में बना दो, हमें वीटो नहीं है तो कोई परवाह नहीं, हमें वहाँ बाहर कमरे के बाहर रखें परंतु सिक्योरिटी काउंसिल के दरवाजा के पास रखें, वो भी पर्याप्त है। इस प्रकार से हम लोगों को यानी अपनी वकालत कर रहे हैं। तो ये सावरकर की बात उस समय सुनी जाती तो हम ये गलती नहीं करते, हम अपने राष्ट्र हित के लिए और जो हमारी अस्मिता के अनुसार हम इसको कर देते हैं। तो ऐसे तो कई इंस्टेंसेस निकाली जा सकती है और मैं समझता हूँ कि इन आने वाले दिनों में हमें एक विशेषली एक स्टडी जारी करनी चाहिए कि सावरकर ये जो बातें कही हैं उसको आज के परिस्थिति से जोड़कर उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या है उसके लिए एक स्पेशल पुस्तक होनी चाहिए। अभी है, मैंने तो नहीं, मैं तो बहुत ढूंढा, कल भी पूछा वहाँ स्मारक समिति में कि ऐसे पुस्तक है, उनका नहीं है, तो ऐसा एक बननी चाहिए। हार्वर्ड में मेरा एक आर्टिकल इंडिया में पब्लिश हुई थी, उसको किसी ने यहाँ से भेजा, आपको पता कौन भेजा होगा, जिनको आज मैं जेल भेजने के लिए लगा हूँ, उन्होंने भेजा और मुझे ये सवाल पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि जो अपने को पूर्वज हिंदू नहीं मानेंगे मुसलमान, उसको वोटिंग पावर नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि पहले तो डीएनए कहती है उनका हमारे जैसे ही डीएनए है, तो इसीलिए उनका पूर्वज हमारे ही हिंदू ही होंगे, तो इनको ये साइंटिफिक फैक्ट को एक्सेप्ट करने की क्यों हिचकाता है। दूसरा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जब विभाजन की थी हमारे देश का, तो बहस में कहा था हम दो देश बना रहे हैं, एक होगा जो पाकिस्तान मुसलमान शासित देश होगा और दूसरा हिंदू शासित देश होगा। और अंबेडकर ने उसी समय कहा था कि इस डिबेट को देखकर मुझे लगता है कि एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन होनी चाहिए, और उसको भी माना नहीं गया। और जो यहाँ रहने चाहते हैं रह सकते हैं, वो भी ठीक है, परंतु उनको सबको जानना चाहिए कि आपकी धर्म बदल गई, आपकी मज़हब बदल गई तो इसके अर्थ नहीं है कि आपकी संस्कृति बदल जाएगी। कई साल पहले जब मैं मिनिस्टर था तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं गया था और वहाँ अल्फ़ाबेटिकली बैठाते हैं, तो मेरे बगल में इंडोनेशिया का फाइनेंस मिनिस्टर बैठा हुआ था। तो मैंने उनको कहा कि मैंने सुना कि आपकी 20,000 रुपया का नोट में गणेश का आपने यानी चित्र रखा है, ये कैसा हो गया? आप तो मुस्लिम देश है, डिक्लेयर्ड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, आप इस देश की करेंसी में गणेश का चित्र कैसा रखा? तो उन्होंने कहा कि 1997 में बड़ी गिरावट हुई थी हमारी करेंसी की और रुक नहीं रही थी, नीचे नीचे आ रही थी, तो सब कुछ ट्राई करने के बाद हम हताश हो गए थे। तब एक हिंदू आया था बाली से, उसने कहा कि एक 20,000 का नोट निकालिए, उसमें गणेश रख दीजिए और रुक जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि हमने सब कुछ ट्राई करने के बाद कुछ नहीं हुआ, तो हमने कहा इसको भी ट्राई करेंगे, और जिस दिन वो करेंसी निकाली उसी दिन रुक गया और उसके बाद कभी बदला नहीं। और आज इंडोनेशिया में आप जाओगे तो जो जकार्ता है उनकी कैपिटल, वहाँ के सेंट्रल एरिया में रथ में कृष्ण भगवान जो प्रवचन कर रहे हैं और प्रवचन करके इन्हें उनको ज्ञान दे रहे हैं अर्जुना को, वो खड़ी है बीच में। तो मैं जब उनसे पूछा कि आप तो मुस्लिम देश हैं, आप ये सब कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति नहीं बदली, परंतु हमारी मज़हब जरूर बदली, परंतु संस्कृति नहीं बदली। वही मैं अपने देश के मुसलमान के साथ, हम बिल्कुल रमज़ान भी मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, और इसीलिए